and welcome, dear students. This is Shiva. And now we are here with the third chapter of 12th class NCERT history book, and which is the first part of the three history books. And in previous videos, we have talked about two other chapters. Now we should start our third chapter, which is बंधुत्व जाति एवं वर्ग. अभी तक हमने बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनमें जो कालखंड रहे हैं, अभी हमने पिछले कहें कि 3000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व तक की बातें कर ली हैं, परंतु अभी तक हमने उसमें ज़्यादातर जो इतिहास देखा वो देखा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, उसके बाद महाजनपद काल के बाद बने राज्यों के बारे में, और ज़्यादातर हमने राजवंशों की ही जानकारियाँ इकट्ठी की हैं, जिसमें हमने गुप्त साम्राज्य तक की बात कर ली थी. अब हमें इसी कालखंड में जो सामाजिक जीवन लोगों का रहा है उसके बारे में बातें करनी है. आज के इस वीडियो में हम डीप चलेंगे कि कैसे वैदिक कालीन जो लोग थे उनका जीवन नियंत्रित होता था, किस प्रकार उनके समाज में नियम होते थे और किस हद तक उन नियमों का पालन होता था, कैसे कैसे नियम समय के साथ विकसित हुए और कैसे लोग उन्हें अपनाते गए. तो आइए हम आज के अपने जो है वीडियो को शुरू करें. उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक बार सारे टॉपिक्स वन बाई वन करके बता दूं कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. एग्जैक्टली आप जानते हैं कि मैं जब कहानी सुनाने बैठता हूं तो वो थोड़ी सी लॉन्ग होती है, थोड़ी सी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करती हैं. अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने थोड़ा बहुत भी पहले से जान रखा है या आपने नहीं जान रखा है पर आप में वो मादा है, ठीक है, मादा मतलब कह सकते हैं जज्बा है ये जानने का कि हिस्ट्री कैसे हुई. दरअसल देखिए, हिस्ट्री एक अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है, समझ का सब्जेक्ट है. अगर आप इसमें सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर रटने बैठेंगे तो आप जीवन में कभी भी हिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे. हिस्ट्री में अगर आपको अच्छी समझ बनानी है तो बेहतर है कि आप थोड़े से कहानियों के साथ सरोकार रखें, आप थोड़ी सी चीज़ों को समझने का प्रयास करें. तो देखिए, ये उन टॉपिक्स की लिस्ट है जो इस पूरे अध्याय को कवर करने के क्रम में, जिसका नाम है बंधुत्व जाति एवं वर्ग, इन सारे टॉपिक्स को हमें पढ़ना है. तो एक बार मैं इन सारे टॉपिक्स के नाम आपको बता देता हूँ और इन सारे टॉपिक्स को बेहतर होगा कि आप अपनी कॉपीज़ में उतार लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक्स से बनने हैं जिनकी आपको अच्छे तरीके से समझ बननी चाहिए. तो पहला टॉपिक्स रहेगा महाभारत के विषय में. महाभारत वर्तमान में भी एक गतिशील ग्रंथ है. गतिशील से तात्पर्य है कि महाभारत का जो कथानक प्राचीन था वो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ नया जोड़ा जा रहा है. तो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि महाभारत की वास्तव में कहानी क्या थी, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कहाँ जाके इसका अंत हुआ. फिर हम देखेंगे कि महाभारत से ही जुड़ा एक स्थल है जिसका नाम है हस्तिनापुर. उस हस्तिनापुर की खुदाई हुई है, उत्खनन हुआ है और विद्वानों को वहाँ से बहुत सारी काम की पुरातात्विक प्राप्तियां हुई हैं. अगर आप हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं तो हमारे पिछले वीडियोस में आपको मिल जाएगा कि जो है एक कुरु महाजनपद था जिसकी राजधानी थी हस्तिनापुर, या कहें कि जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ. इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर एक ही स्थान के नाम हैं. फिर हम देखेंगे कि महाभारत को लेकर जो है भारत में एक बड़ी परियोजना चलाई गई थी, जिसमें महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की कोशिश की गई थी. तो कौन कौन से लोगों ने महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में अपनी भूमिका निभाई और किस प्रकार वो महाभारत का एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार कर सके, इन सब की जानकारी हम देंगे. फिर हम आपको बताएंगे कि प्राचीन काल में या कहें वैदिक काल एवं उसके पश्चात विवाह जो है क्या था, विवाह के नियम क्या थे और विवाह के प्रकार कौन कौन से थे. अगर आप इतिहास में एक जो है एंथुआजिस्ट हैं, इतिहास को पढ़ने के इच्छुक हैं, तो आपको हल्की फुल्की इनके बारे में जानकारी होगी. और अगर नहीं है तो आप हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हम आपको इसके बारे में जो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करा देंगे. इसके बाद हम देखेंगे कि गोत्र व्यवस्था क्या थी और गोत्र व्यवस्था के नियम क्या थे और स्त्री जो है महिलाओं के विषय में जो है गोत्र में क्या नियम थे. इसके बाद हम चर्चा करेंगे सातवाहन शासकों की. सातवाहन शासकों के कई सारे शासकों के नाम, या कहें अधिकांश सातवाहन शासकों के नाम उनकी
माताओं के नाम के साथ जुड़े हैं, जैसे वशिष्ठी पुत्र पुलुमयी है, यज्ञश्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इन सब के बारे में हम लोग को जानना है। फिर हम देखेंगे कि इन मातृ नामों के पीछे का रहस्य क्या है, क्यों जो है सातवाहन शासकों के नाम के साथ उनकी माताओं के भी नाम हमें मिलते हैं। फिर हम थोड़ी सी वर्ण व्यवस्था को समझेंगे, वर्ण व्यवस्था से जुड़े हुए जो श्रम की क्या व्यवस्था थी, या प्रत्येक वर्ण का क्या कर्म था, वर्ण व्यवस्था कैसे अस्तित्व में आई, वर्ण व्यवस्था का प्रमाण कहाँ मिलता है, और फिर वर्ण व्यवस्था से आगे चलकर जातियों का उद्भव कैसे हुआ, जातियों की संकल्पना क्या थी, और वर्तमान में जो हम ढेर सारी जातियां देखते हैं इनके पीछे, प्रोलिफरेशन के पीछे क्या वजह थी। फिर हम देखेंगे कि प्राचीन काल में संपत्ति की क्या स्थिति थी और कैसे लोग संपत्ति अर्जित करते थे। संपत्ति अर्जित करने के क्रम में महिला एवं पुरुष में क्या जो है एक संपत्ति को लेकर समझ थी, संपत्ति को धारण करने की क्या स्थिति थी। अब इन सब को समझते हुए जो है ये पूरे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ये पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। तो देखिए, अब आपकी पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो उसमें पहले महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण है, और महाभारत एक गतिशील ग्रंथ सबसे लास्ट का टॉपिक है। अब दरअसल जब हम महाभारत को पढ़ने बैठे तो एक बार हम थोड़ा समालोचनात्मक संस्करण जानें, उसके बाद ढेर सारी अन्य जानकारियों को कलेक्ट करें, उसके बाद महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ के रूप में समझें, तो इसमें जो है टुकड़ों में चीज़ें टूट जाती हैं, जिसके बाद उनको जोड़ना जो है एक आम स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता है। पर हम क्या करेंगे कि महाभारत से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं उनको एक ही जगह कलेक्ट कर लेंगे और उनकी एक साथ ही चर्चा कर लेंगे। तो ये आपको किताब पढ़ने के अलावा हमारे वीडियोस देखने का फ़ायदा होने वाला है। तो बस हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, और T4 को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ T4 को जाके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे जो है अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन एज फास्ट एज पॉसिबल आपको मिल सके। आइए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आइए हम अपने पहले टॉपिक्स को शुरू करते हैं, जो है महाभारत के विषय में। तो आज अब मैं आपको महाभारत की कहानी सुनाता हूँ। तो देखिए, महाभारत की हम उतनी कहानी समझेंगे जितनी हमारे इस विषय को समझने में हमारी हेल्प करेगी। तो क्योंकि आप जानते हैं कि महाभारत एज अ सीरियल जो हम देख चुके हैं वो बहुत ही बड़ी कहानी है, और महाभारत वास्तव में एक बहुत ही विशद और विशाल ग्रंथ है। फिलहाल हम अपनी कहानी उतनी समझते हैं जितनी हमारे काम की है। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि दो भाई थे, जिसमें से एक का नाम था धृतराष्ट्र और दूसरे का नाम था महाराज पांडु। धृतराष्ट्र जो है जन्मांध थे, अर्थात उनकी जन्म से ही आंखें नहीं थीं, और इसी कारण से जो कुरुवंश का जो सिंहासन है वो मिल जाता है महाराज पांडु को, जो धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र चूंकि कुछ ही समय शासन करने के बाद स्वर्ग सिधार जाते हैं, तो उसके पश्चात सिंहासन पर बैठने के लिए कोई उस समय ऐसा नहीं रहता व्यक्ति जो उनकी सिंहासन को संभाल सके। कालांतर में जो पांडु के 5 पुत्र थे, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और सबसे बड़े युधिष्ठिर, इसके अलावा कुरुवंश के कुरु यानी कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जो सम्मिलित रूप से कौरव कहलाते थे, और पांडु के 5 पुत्र को पांडव कहा जाता था। तो अब दिक्कत ये थी कि चूंकि देश चढ़ाता धृतराष्ट्र थे, इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्रों का यह दावा था कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर पहला अधिकार उनका है। वहीं महाराज पांडु के पुत्र यानी कि पांडवों का यह दावा था कि चूंकि उनके पिता इससे पहले शासक थे, इसलिए शासन पर जो है हस्तिनापुर के सिंहासन पर पहला अधिकार उनका है। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, और इसके पश्चात श्री कृष्ण की मध्यस्थता की पहल हुई, परंतु मध्यस्थता की यह पहल भी सफल नहीं हुई, और अंत में महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच घमासान लड़ाई हुई, और भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से योद्धा उसमें लड़ने गए। क्योंकि अब आप कहेंगे कि ये तो सीरियल की बात हो गई, दरअसल जब आप हिस्ट्री की बुक्स संभालें है, जब आप हिस्ट्री की बुक्स टटोलेंगे तो आपको एक जो है दक्षिण भारत के एक शासक की जानकारी मिलेगी, जिसने महाभारत के युद्ध में लड़ने गई सेनाओं को भोजन कराया था। तो ये लड़ाई होती है, और इस लड़ाई के अंत में जो है कौरव सारे मारे जाते हैं और पांडु पुत्रों की विजय होती है। इसके पश्चात धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का सिंहासन प्राप्त होता है,
और इस प्रकार ये महाभारत की पूरी कहानी थी। मैं जानता हूँ कि इसमें मैंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ जो है मिस कर दी हैं, बट हमारे पास उतना स्कोप नहीं है क्योंकि हमें इस चैप्टर को जो है उसकी सीमाओं के अंतर्गत ही ख़त्म करना है। यदि आप महाभारत की अन्य कहानियों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो T4 को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा एक जो खास है पॉडकास्ट है, प्लेलिस्ट है, जिसमें हम कहानियाँ सुनाते हैं, उसके बाद आप जुड़े रहिए। और हमें आप कमेंट बॉक्स में डिमांड भी कर सकते हैं कि सर महाभारत से जुड़ी कुछ कहानियाँ लेकर आइए, तो वो भी मैं आपके लिए शीघ्र ही लेकर आऊँगा। तो ये महाभारत की कहानी थी जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ और अंत में जो पांडवों की विजय हुई। तो महाभारत का कथानक अभी तक आपने समझा। अब एक समझते हैं कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण से जुड़ी हुई एक जो है चर्चा। तो भारत में यह एक विद्वान है जिनका नाम है V.S. सुक्थांकर। आपको इस नाम को याद रखना है। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में 1 नंबर के लिए आया हुआ है कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने की जिम्मेदारी किस विद्वान की थी। तो उस विद्वान का नाम है V.S. सुक्थांकर। इनके नेतृत्व में एक जो है पहल की गई, एक परियोजना चलाई गई जिसमें महाभारत के विभिन्न संस्करणों को इकट्ठा किया गया, महाभारत की विषय वस्तु को समझा गया और उसकी जो रचना शैली है उसका गहनता से अध्ययन करते हुए एक क्रिटिकल एडिशन तैयार किया गया। अब हम समझते हैं महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ के रूप में। तो बंगाली भाषा में जो है लिखने वाली एक लेखिका है जिनका नाम है महाश्वेता देवी। वो एक ग्रंथ लिखती है जिसका शीर्षक होता है कुंती और निषादी। इस शीर्षक से जब वो एक कहानी लिखती हैं तो उसमें वो बताती हैं कि महाभारत में तब जब पांडव लाक्षागृह में फंस गए थे, तब लाक्षागृह से निकलने के क्रम में पांडव तो वहां से निकल गए पर एक निषादी महिला और उसके 5 पुत्र जल गए। अगर आपने लाक्षागृह की कहानी नहीं सुनी है और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे जो है T4 जो है हमारे इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि सर लाक्षागृह की कहानी भी सुना दीजिए, तो हम उसको अपने एक सेपरेट प्लेलिस्ट जो हमने बनाई है कहानी सुनो करके उसमें भी हम उसको ऐड कर देंगे। तो एक निषादी महिला जो है आती है कुंती के पास। कुंती उस समय वन में बैठी थी और ये इस बात थी महाभारत के युद्ध की पश्चात की। तो वो महिला आकर कहती है कि कुंती, क्या तुम्हें याद है कि जब तुम महल से निकल रही थी लाक्षागृह से, तब तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम तो वहां से निकल गई पर वो निषादी और उसके 5 पुत्र वहीं जिंदा जल गए। इस बात से कुंती को बहुत पश्चाताप होता है और इस पश्चाताप में कुंती इतनी भूल जाती है कि उन्हें पता नहीं चलता कि जंगल में आग लग चुकी है और जंगल के सारे प्राणी वहां से भाग जाते हैं सिवाय कुंती के, और कुंती वहीं जल जाती है। इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि महाभारत का कथानक कभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसमें नई नई कहानियां जुड़ती जा रही है। इसलिए महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ कहा गया है। तो आपको इन बंगाली लेखिका महाश्वेता देवी का नाम याद रखना है, इसके साथ ही इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है यानी कुंती और निषादी वो भी याद रखना है, और कैसे इन्होंने महाभारत के कथानक को आगे बढ़ाकर महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ के रूप में स्थापित किया है, ये आपको याद रखना है। अब महाभारत से जुड़े हुए एक स्थल हस्तिनापुर की खुदाई के बारे में हम आपको बताएंगे। जो हस्तिनापुर की खुदाई जो है भारतीय पुरातत्व विज्ञान के एक विद्वान जिनका नाम है B.B. लाल, इन्होंने करवाया था। ये प्रश्न भी 1 नंबर में पूछा जाता है कि मेरठ हस्तिनापुर की खुदाई किसने करवाई थी, तो आपको याद रखना है कि ये B.B. लाल थे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है विवाह एवं विवाह के नियम। तो हमारे वीडियोस में हम चाहते हैं कि कम लंबा वीडियो हम आपको दें ताकि आप अच्छे तरीके से चीज़ों को रिवाइज कर सकें और चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ सकें। तो अगर आपको इतना वीडियो पसंद आया है अभी तक का, तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़े रहिए T4 के साथ। हम अपने अगले वीडियो में जल्द ही जो लेकर आने वाले हैं उसमें हम विवाह के नियम, विवाह के प्रकार, गोत्र एवं स्त्री का गोत्र, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। और तीसरे और अंतिम वीडियो में हमें अपने बाकी बचे हुए 4 टॉपिक्स को भी कवर कर देंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए T4 तक। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ T4 और मैं शिवम विश्ववर्मा।